इजराइल के अखबार कह रहे हैं कि कल का दिन इजराइल के लिए काले दिन जैसा था, क्योंकि हिजबुल्लाह ने कल के दिन उनको भारी नुकसान पहुंचाया है। नेतन्याहू को वहां के कोर्ट से किसी तरह की कोई राहत नहीं मिल रही है। रशिया ने इजराइल को जबरदस्त तरीके से धमकी दी है और ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका कुछ करना चाहता है तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जैसा अमेरिका कहेगा वैसा ही उसको जवाब मिलेगा। ये और इसके साथ और भी बहुत सारी खबरें लेकर हाजिर हूं, देखते रहिए पूरा वीडियो। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे, स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेके। कल का दिन इजराइल के लिए काला दिन रहा। लेबनान के खिलाफ लड़ाई में जितना नुकसान उसको कल हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ था। और कल के दिन जो इजराइल का रक्षा मंत्री है, डिफेंस मिनिस्टर है इजराइल काट्ज, वो बैठा हुआ था हगारी के साथ, जो आईडीएफ का हेड है, और ये लोग कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजराइल काट्ज ने कहा कि हम चाहते ये हैं कि हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म कर दें, हम चाहते ये हैं कि हिजबुल्लाह से हथियार सारे के सारे छीन लिए जाएं। और जब वो ये कह रहा था उस समय हगारी का चेहरा देखिए, जो आईडीएफ का चीफ है, जो जानता है कि कितना नुकसान हिजबुल्लाह ने पहुंचाया है, उसका चेहरा देख के ऐसा लग रहा है मानो वो कह रहा हो कि अरे यार, यहां हमारा इतना बुरा हाल है, रोज हम मारे जा रहे हैं, 45-47 दिन में एक गांव कब्जा नहीं कर पाए, और तुम फालतू का सपना देख रहे हो कि हम तुमको हिजबुल्लाह से पूरी तरह से खाली करके लेबनान तुम्हारी प्लेट में सौंप देंगे। ये कंडीशन है। और जो मैं कह रहा हूं, ये बात इजराइल के अपने अखबार छाप रहे हैं कि काट्ज ने जब ये कहा तो हगारी का चेहरा देखने लायक था। दरअसल कल का दिन, जैसा मैंने आपको बताया, इजराइल के लिए बहुत बुरा दिन रहा। तेल अवीव में जो उसकी राजधानी है, जहां सारे के सारे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पर वहां की डिफेंस मिनिस्ट्री पर इजराइल काट्ज, जिसका नया नया मिनिस्टर बना है, उस डिफेंस मिनिस्ट्री पर दिन में 2 बार टारगेट किया, हमला किया हिजबुल्लाह ने। यह जो टारगेट था, इसके लिए पहली बार उन्होंने लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल किया, फतेह 110 का, यानी जंग को वो दूसरे लेवल पे ले गए। दरअसल कल बयान आया था इजराइल का कि अब हम लेबनान में अपनी जंग को और बड़ा करेंगे। उसके जवाब में कल इतनी बुरी तरह से हिजबुल्लाह ने हमला किया है कि अगर पिछले 48 घंटों को अगर मिला दें तो इजराइल खुद मान रहा है कि उसके 11 सैनिक मारे गए। आईडीएफ के अपने अकाउंट से जिस तरह की पोस्ट आई, उसको देख के साफ समझ में आ रहा है कि कल बहुत भारी झटका लगा है इजराइल को। 11 की संख्या तो वो कह रहे हैं, आज मारे गए लोगों की संख्या 6 बताई जा रही है। टाइम्स ऑफ इजराइल, जेरूसलम पोस्ट, हारिज, इजराइल के जितने अखबार हैं सबने तस्वीरों के साथ छापा है। लेकिन असल में ऐसा लगता है कि यह संख्या काफी बड़ी है। जिस तरह के वीडियोस आए हैं उनको देख के साफ लग रहा है कि अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। और वहां के अखबार कह रहे हैं कि 2 इजरायली बेसेस को काफी नुकसान पहुंचा है, यानी एक दिन में 11 सैनिकों को मारना, जाने कितने घायल हैं। कल वीडियोस में रेस्क्यू की टीमें दिखाई दे रही थी। इजराइल का जो आर्मी के 2 बेसेस हैं उन पर हमला करना, और तेल अवीव के अंदर इजराइल की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो होती है, जो वहां रक्षा मंत्रालय होता है, उस पर 2 बार हमला करना, यह बहुत साफ बताता है कि इजराइल जिस गलतफहमी में था कि पेजर बम करके नसरुल्लाह को मार के उन्होंने हिजबुल्लाह को बहुत कमजोर कर दिया है, वो गलतफहमी उसकी दूर हो चुकी है। हिजबुल्लाह की ताकत अभी भी बनी हुई है। और अब इजराइल के जो कई सारे पुराने चीफ्स हैं, कई सारे अभी के ऑफिसर हैं, वो खुल के कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह के पास ताकत काफी है और हिजबुल्लाह लंबे समय तक इस तरह की लड़ाई लड़के परेशान कर सकता है, इजराइल को नुकसान पहुंचा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इजराइल के अखबार कह रहे हैं, इजराइल के लोग कह रहे हैं, इजराइल के वो लोग कह रहे हैं जो वहां के डिफेंस सिस्टम से पूरी तरह परिचित हैं। यानी अमेरिका का सहारा, बर्तानिया का सहारा, यूरोप का सहारा, इतना सारा पैसा, इतना सारा हथियार, ये सब मिलाकर इजराइल अगर कुछ कर पा रहा है तो सिर्फ वहां के रिहायशी इलाकों पर आसमान से हमला करके नुकसान पहुंचा पा रहा है। रोज 10, 20, 25 लोगों को मार रहा है। लेकिन जहां सीधी सीधी लड़ाई है, जहां आर्मी टू आर्मी लड़ाई है, जहां आदमी से आदमी की लड़ाई है, वहां इजराइल का लगातार नुकसान हो रहा है। पूरी जंग की कहानी एक लाइन में यही
है कि आसमानी हमले करके बेरूत में लगातार, खासतौर पे साउथ बेरूत में, सदर्न बेरूत, जहां पे हिजबुल्लाह का अपना काफी असर है, वहां पर लगातार रिहायशी घरों को तोड़ा जा रहा है, रिहायशी घरों पर बम गिराए जा रहे हैं। लेकिन जहां जमीनी लड़ाई है वहां इजराइल का लगातार नुकसान हो रहा है। कल भी काफी लोग मारे गए थे, आज भी काफी लोग मारे गए हैं, और इसीलिए शायद अब इजराइल से खबर यह उड़ाई जा रही है कि ट्रंप को वेलकम गिफ्ट के रूप में लेबनान से सीज फायर परोसा जाएगा। इसका मानी क्या हुआ? इसका मानी बहुत साफ है कि 20 जनवरी के पहले किसी भी तरह लेबनान से सीज फायर हो जाए, इसकी कोशिशें कर रहा है इजराइल। मैं आपको कई बार डिटेल में बता चुका हूं कि जो शुरुआत में प्रपोजल भेजे गए थे उसमें ये चाहते थे कि इसके बाद भी, सीज फायर के बाद भी, जब चाहें तब लेबनान के अंदर घुस जाएं और जो चाहें वो कर लें। और उसी में ये बात थी कि हिजबुल्लाह को हथियारों से पूरी तरह से खाली कर दिया जाएगा। ये जो बात है हिजबुल्लाह को खत्म करने की, हिजबुल्लाह को खाली करने की, ये वो ख्वाब है जो इजराइल लगातार देख रहा है। जमीन पर तो पूरा नहीं कर पा रहा, जंग में तो पूरा नहीं कर पा रहा, लेकिन चाहता है कि जो टेबल पर बैठे, जो समझौता हो, उसमें इस तरह की बात हो। इसको लेकर कोई तैयार नहीं है। फ्रांस से बयान आया है कि इजराइल सीज फायर के बाद भी अगर चाहता है कि लेबनान में जब चाहे वो घुस जाए तो यह बेकार की बात है, इसके लिए उसको कभी परमिशन नहीं मिलने वाली। साथ में इस सीज फायर में एक पक्ष होने वाला है रशिया, और रशिया, आप जानते हैं सीरिया में रशिया की उपस्थिति है और रशियन ठिकानों पर इजराइल ने हमला किया है। रशिया ने सीधे सीधे इजराइल से कहा है कि हमारे इलाकों पर हमला बंद करो, वरना अगर हमने हमले शुरू कर दिए तो तुम्हारा बुरा हाल होगा। तो रशिया वहां पे है। निगोशिएशन टेबल जब होगी, जब बैठेंगे समझौते के लिए, तो उसमें रशिया भी होगा। और रशिया किसी हाल में इजराइल को अपने मंसूबे पूरे करने नहीं देगा। इसीलिए जो नया सीज फायर प्रस्ताव अभी प्रेस में आया है, जो अमेरिका के अखबारों में, इजराइल के अखबारों में छप रहा है, उसमें 2006 की जंग के बाद जो सीज फायर हुआ था वही शर्तें कमोबेश दोहराई गई हैं। यानी कहा गया है कि लिटनी रिवर के उस पार हिजबुल्लाह रहेगा और इस पार इजराइल की आर्मी रहेगी, और साथ में उसके सामने होगी लेबनान की आर्मी। इसमें कहीं भी हिजबुल्लाह को हथियारों से खाली करने की बात नहीं है। जो नया प्रपोजल अभी मीडिया में है, अभी इसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता। बहुत मुमकिन है कि इजराइल ने ही यह खबर चलवाई हो, लेकिन इसमें वो खुद पीछे हटता नजर आ रहा है। जबकि आप जानते हैं, कल मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि ट्रंप ने तो अपने यहां सारे उन्हीं लोगों को भरा है जो पूरी तरह से इजराइल के समर्थक हैं। लेकिन अगर इसके बाद भी ट्रंप के गद्दी पर बैठने से पहले सीज फायर की बात इजराइल कर रहा है, तो इसकी दो वजहें हो सकती हैं। पहली वजह तो यह हो सकती है कि भले उन लोगों को ट्रंप ने बिठा लिया हो, लेकिन फिर भी ट्रंप सीधे सीधे कह रहा हो कि लेबनान के साथ समझौता करो। गजा पर अभी कोई ऐसी बात आगे नहीं आई है, क्योंकि गजा को लेकर भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं करूंगा भी, लेकिन गजा को लेकर अभी कोई ऐसी बात नहीं आई है। लेबनान से सीज फायर की बात, ऐसा लगता है ट्रंप ने कही है, यह हो सकता है। दूसरी बात यह हो सकता है कि जिस तरह आर्मी से लोग छोड़ के जा रहे हैं, जिस तरह से आर्मी में नई भर्तियां हो रही हैं, और जिस तरह से लगातार नुकसान हो रहा है, 15 दिन पहले की बात है, गैलेंट और इजराइल की आर्मी का जो चीफ है, दोनों ने यह बात कही थी कि अब जंग लड़के कुछ मिलने वाला नहीं है, जो भी समझौता होना चाहिए वो डिप्लोमेटिक समझौता होना चाहिए। तो उसको अमली जामा पहनाने के लिए और साथ में अपनी इज्जत भी बची रहे कि हम हारे नहीं, इस तरह का कोई सीज फायर प्रपोजल हो सकता है। क्योंकि एक बात तो बहुत साफ है कि जिस स्पीड से लड़ाई चल रही है, अगर 47 दिनों में आप एक गांव कब्जा नहीं कर पाए हैं 50,000 आर्मी के साथ, आपका लगातार नुकसान हुआ है। कल एक वीडियो जारी किया हिजबुल्लाह ने जिसमें बताया कि कितने इजराइल के सैनिक मारे गए हैं, कितने मरकावा टैंक नष्ट हुए हैं, कितनी मिसाइलें नष्ट हुई हैं, कितनी सारी चीजें, कितने ड्रोन्स नष्ट हुए हैं। यह सारा कुछ हिजबुल्लाह ने उस वीडियो में बताया कि हमने इतना कुछ इजराइल का बर्बाद किया है। चलिए मान लीजिए कि हिजबुल्लाह के वीडियो में थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताया गया होगा, लेकिन यह तो तय है कि लगातार मरकावा टैंक से लेके हरमस ड्रोन से लेकर और यहां के जानो माल का नुकसान हो रहा है। हाइफा, कल मैंने बताया था कि वहां के मेयर कह रहे हैं
पूरी तरह से स्टैंड स्टिल पर है। जो सबसे बड़ा बिजनेस सेंटर है उनका, जहां पोर्ट है, अगर वहां कोई काम नहीं हो पा रहा है तो नेचुरली काफी ज्यादा नुकसान हो रहा होगा। और कहीं से भी इजराइल लेबनान के अंदर बढ़ता हुआ या घुसता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उधर नेतन्याहू की भी मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। उसने कोर्ट से कहा था कि अभी जंग चल रही है तो जो मेरे खिलाफ मुकदमा है उसको कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाए, मुझे पेश ना होना पड़े अदालत में। लेकिन वहां की अदालत ने साफ कहा है कि अब आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जा सकता, यानी उस मुकदमे में उसको शामिल होना पड़ेगा। जो उसका चीफ ऑफ स्टाफ है उसके खिलाफ ब्लैकमेलिंग की जांच शुरू हो गई है। और साथ में जिस तरह से उसके दफ्तर से चीजें बाहर गई थी, जिस तरह से उसके दफ्तर से इंफॉर्मेशंस बाहर गई थी, उसको लेकर इजराइल में बहस और गुस्सा दोनों बहुत साफ दिखाई दे रहा है। कल जो शिन बेट के एक्स डिप्टी डायरेक्टर हैं एक, उन्होंने कहा कि जिस तरह से उसके लड़के ने धमकी दी है, मैंने बताया था कि यावेर नेतन्याहू ने शिन बेट के ऊपर आरोप लगाया था कि वो मेरे बाप को कुर्सी से उतारना चाहते हैं। इस बात की बहुत मजम्मत की गई है और कहा गया है कि जो कुछ हुआ है वो एक तरह से देश के खिलाफ था, मुल्क के खिलाफ था, इसलिए नेतन्याहू के खिलाफ मुकदमा भी चलना चाहिए। यही नहीं, जेरूसलम पोस्ट जैसा अखबार जो हमेशा पूरी तरह से ज़ायनिस्ट है, हमेशा इजराइल के साथ खड़ा रहता है, इजराइल का ही अखबार है, मैं तो कहता हूं इजराइल की गोदी मीडिया का हिस्सा है, वो अब ये कह रहा है कि कट्टरपंथी, जो बेहद बेहद कट्टरपंथी नेतन्याहू और उसके लोग हैं, वो मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। दरअसल इजराइल कोई नेचुरल मुल्क नहीं है। जब नेचुरल मुल्क होता है, हमारी 7 पुश्तें जिस जमीन में गड़ी होती हैं उसको छोड़ के हम यूं ही नहीं जाते, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जो नेचुरल मुल्क नहीं है, जहां बाहर से आके लोग बसे हुए हैं, ऐसे लोग बसे हैं जिनके पास अमेरिका की भी सिटीजनशिप है, यहां की भी है, रशिया की भी सिटीजनशिप है, यहां की भी है, पोलैंड की भी सिटीजनशिप है, यहां की भी है। आप जानते हैं दुनिया में कहीं भी यहूदी पैदा हो उसको इजराइल की सिटीजनशिप अपने आप मिल जाती है। लेकिन ऐसे लोग जब मुसीबत पड़ती है तो मुल्क छोड़ छोड़ के भागते हैं। आप ये सोचिए कि तेल अवीव का जो हवाई अड्डा है वो लगभग बंद पड़ा हुआ है। यूरोप से फ्लाइट्स वहां नहीं जा रही, अमेरिका से बहुत सारी फ्लाइट्स नहीं जा रही, सारा बिजनेस रुका पड़ा हुआ है, हाइफा पोर्ट रुका पड़ा हुआ है। तो इजराइल जैसे मुल्क के लिए ये वजूद की दिक्कत हो जाती है, वजूद की समस्या हो जाती है। अगर ये जंग लंबी चलती रही, अगर ऐसे ही नुकसान होता रहा, तो इजराइल से पहले ही लोग मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं और लोग मुल्क छोड़ना शुरू कर देंगे। ये सारी जो दिक्कतें हैं, इसके चलते इजराइल का एक हिस्सा चाहता है किसी भी तरह से जंग खत्म हो, किसी भी तरह से पीस वापस लौटे, शांति और अमन वापस लौटे, ताकि वो नॉर्मल जीवन जी सके। जबकि लेबनान हो, ईरान हो, ये सारे जो मुल्क हैं, ये सैकड़ों हजारों साल पुराने मुल्क हैं। ये तमाम मुसीबतें झेल लेंगे, लेकिन इनके पास कहीं जाने के लिए नहीं है। ठीक है, थोड़े से लोग निकल के जाके यूरोप में बस जाएंगे, कहीं और बस जाएंगे, लेकिन ईरान तो वहीं पर रहेगा। ईरान का वजूद कभी संकट में नहीं आएगा। यह फर्क है ईरान, लेबनान या फिर फलस्तीन में भी। सोचिए, फलस्तीन में जितनी मुश्किलात हैं, कोई और होता, इस तरह का इजराइल जैसा मुल्क होता, तो कब तक वो जमीन छोड़कर भाग गए होते। लेकिन इतनी मुसीबतों के बावजूद आप सोचिए कि एक मस्जिद तक वहां पे साफ नहीं छोड़ी गई है, मस्जिदों को तोड़ दिया गया है। और मस्जिदों का जो रियून है, जमींदोज मस्जिदों का जो आप कह सकते हैं कि टूटा हुआ स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, वहां बैठकर लोग नमाज पढ़ रहे हैं। यह तभी मुमकिन है जब आपको अपनी जमीन से इश्क हो, मोहब्बत हो। यह तभी मुमकिन है जब आप मादरे वतन के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। 150 साल अंग्रेज रहे हमारे हिंदुस्तान में, लेकिन हमारे पुरखे उनके खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे और आखिर में उनको निकाल के ही दम लिया। ऐसा इसलिए था कि हम हिंदुस्तान के रहने वाले थे। हमारी 7 पुश्तों की लाशें यहीं जली थीं, या कब्रें जिनकी थीं उनकी कब्रें यहीं बनी थी, और वो मुल्क छोड़ने को कभी तैयार नहीं थे। ये फर्क है जो मैं बार बार समझाने की कोशिश करता हूं। जब मैं कहता हूं इजराइल के वजूद की बात करता हूं तो बहुत लोगों को मजाक लगता है, लेकिन जब इजराइल के अपने राइटर्स, अपने लेखक, अपनी मैगजीन, अपने अखबार इस बात को बार बार छापते हैं कि अगर ये जंग लंबी चली तो इजराइल का वजूद मुश्किल में पड़ जाएगा, तो उसको समझने के लिए ये वाला पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। तो नेतन्याहू की अपनी मुश्किलें चल रही हैं। ट्रंप ने जिस तरह से अपनी मिनिस्ट्री में इजराइल सपोर्टर लोग लिए हैं, उससे उसको समर्थन तो मिला है, ताकत तो मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुल्क के अंदर उसके खिलाफ जो माहौल बन रहा है वो उसके लिए मुश्किल है। कोर्ट में जिस तरह से लगातार केसेस जा रहे हैं वो उसके लिए मुश्किल है। और ऐसी ही मुश्किल दूसरे अरब हुक्मरानों के लिए भी है। कल की बात बताऊं कि एर्दोगन का बयान आया, अचानक बयान आया कि इजराइल के साथ हम सारे रिश्ते खत्म कर रहे हैं।
अब ये रिश्ते खत्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये कोई नहीं जानता। ये पहले भी कहते रहे हैं कि हमने सारे तिजारती रिश्ते खत्म कर लिए हैं, फिर भी इनके यहां से माल जो है वो फलस्तीन के नाम पर जाता रहा है इजराइल। टर्की और इजिप्ट ये दो ऐसी कंट्रीज हैं कि ये क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं कोई नहीं जानता। इनकी जबान पर कुछ है, दिल पे कुछ है और जमीन पर कुछ और भी है। लेकिन ये सब कहना इसलिए पड़ता है, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये वीडियो है जिसमें जो गाड़ी चलाने वाला है, जो ऑटो है उसको ड्राइव करने वाला है वो आदमी टर्की का है, लेकिन जो उसमें बैठने वाला है वो फलस्तीनी है। वो उसको पैसे देने की कोशिश कर रहा है तो ड्राइवर की आंख भर जा रही है। ड्राइवर कह रहा है कि हमें शर्म है कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये जो पैसे हैं ये गजा में शहीदों के जो परिवार हैं उनकी जो फैमिलीज हैं उनको आप दे दीजिएगा, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। कहने का मतलब यह है कि वहां की जो आवाम है वो फलस्तीन का दर्द समझ रही है और वो फलस्तीन के साथ खड़ी है। उसी के प्रेशर में हुक्मरान कुछ ना कुछ बोल देते हैं, कुछ कुछ कोशिशें भी कर रहे हैं, दो चार कदम आगे भी बढ़ रहे हैं। इससे ज्यादा उनके दिल में, उनके सीने में कुछ और नहीं धड़कता। मैं आपको यूएई का किस्सा सुना दूं। लुफ्तांसा से लेके दुनिया भर के जो एयर कैरियर्स हैं, जो हवाई जहाज चलाने वाली कंपनियां हैं, उन्होंने तेल अवीव में अपनी जहाजें भेजना बंद किया हुआ है। लेकिन आप ये जो वेबसाइट देख रहे हैं ये फ्लाई दुबई की वेबसाइट है और फ्लाई दुबई की वेबसाइट बता रही है कि रोज वहां पर 2 जहाजें जा रही हैं, यानी हफ्ते की 14 फ्लाइट चल रही हैं। आप सोचिए कि यूरोप और अमेरिका और दीगर मुल्कों की जो कंपनियां हैं वो वहां पर जहाजें नहीं भेज रही हैं, लेकिन एक अरब मुल्क यूएई वहां पर 14 जहाजें हफ्ते की भेज रहा है। आप समझ सकते हैं कि ये लोग क्या चाहते हैं और किस तरह से इजराइल के साथ बार बार खड़े होते हैं। इसीलिए जब बड़ी बड़ी मीटिंग्स में इनके बयान आते हैं तो उन पर कितना भरोसा किया जा सकता है और कितना नहीं, ये कहना, ये समझना बेहद मुश्किल है। यही हाल इंग्लैंड का है। बातें बड़ी बड़ी, कभी ह्यूमन राइट की बात करेंगे, कभी किसी की बात करेंगे, अमेरिका और इंग्लैंड दोनों। लेकिन जब गजा का मामला आता है तो इनकी आंखें बंद हो जाती हैं। अभी परसों की बात है कि यूके की पार्लियामेंट में एक डॉक्टर जो गजा में रह के आए थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से स्नाइपर से, ड्रोन से सीधे बच्चों को गोलियां मारी जा रही हैं। लेकिन उसके तुरंत बाद स्ट्रेमर साहब जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहते हैं गजा में किसी तरह का कोई जेनोसाइड नहीं हुआ। छोटे छोटे बच्चों को गोलियों से मार दिया जाता है, मस्जिदें तोड़ दी जाती हैं, लोग खाने की लाइन में लगते हैं, इमदाद की लाइन में लगते हैं, उनके ऊपर बम गिरा दिया जाता है, पूरी पूरी फैमिलीज खत्म कर दी जाती हैं, हॉस्पिटल से डॉक्टर को उठाकर जेलों में मार दिया जाता है, बाहर खड़ा करके मार दिया जाता है। और स्ट्रेमर को कहीं जेनोसाइड दिखाई नहीं देता क्योंकि आंखों पर इजरायली पैसे की पट्टी लगी हुई है। 1 महीने की नोटिस दी थी अमेरिका ने कि अगर 1 महीने के अंदर हालात नहीं सुधरे तो हम हथियार भेजना बंद कर देंगे। 1 महीने बीत गए और अमेरिका कह रहा है हालात तो सुधर गए हैं। यूनाइटेड नेशंस कह रहा है हालात नहीं सुधरे हैं। कल के लिए कहा जा रहा है कि 6 अलग अलग इमदाद की जो ट्रकें थी उनको रोकी गई। ये कल की बात है। इमदाद लेने के लिए खड़े हुए लोगों पर बम बरसाए गए। जो लोग सहायता करने के लिए वहां पे गए हुए थे, मेडिकल के लोग और बाकी के लोग, उनको गोलियां मारी गई। लेकिन अमेरिका कह रहा है सब ठीक ठाक है। हमारे यहां भी एक साहब हैं, कितनी भी आग लग जाए कहते हैं सब चंगासी, ये सब चंगासी, सब ठीक ठाक है, जेनोसाइड नहीं चल रहा है। ये वही कह सकता है जिसकी आंखों पर इजराइल के पैसे की पट्टी लगी है। और ऐसे लोग दुनिया को असल में तबाह कर रहे हैं। जब ट्रंप आया था, एंटी वार बातें कर रहा था, तो मुझे भी लगा था कि शायद अमेरिका कुछ और दिन अपनी सरपरस्ती बनाए रखे, शायद दुनिया से जंग कुछ और दिन टल जाए। लेकिन अब हालात उल्टे लग रहे हैं। ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाने की बात हो रही है कि और ज्यादा सैंक्शन लगाएंगे। ईरान ने साफ कह दिया है कि यह 10 साल पुराना ईरान नहीं है, हम तैयार बैठे हुए हैं। आप हमारे ऑयल जो हमारा होता है, हमारा जो तेल होता है, उसके एक्सपोर्ट पे सैंक्शन लगाएंगे तो हमें पता है अपने तेल का हमें क्या करना है। रशिया और चाइना के साथ जिस तरह से ईरान के रिश्ते बने हैं, या फिर अफ्रीका में जिस तरह से ईरान के रिश्ते बने हैं, वो जानता है कि उसके तेल के खरीदारों की कोई कमी नहीं है और अमेरिका के सैंक्शन लगाने का कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए उसने साफ कहा है कि आप लगा दीजिए सैंक्शन, हम पहले से तैयार बैठे हैं। दुनिया को जिस तरह से बांटा जा रहा है, दुनिया को जिस तरह से तमाशे में बदला जा रहा है और जिस तरह से मीडिया में झूठ बोल के इमेज बनाई जा रही है, मैं आपको बताऊं,
हूथी ने, कल मैंने आपको बताया था कि अमेरिका के 2 जहाजों पर हमला किया था। पहले अमेरिका ने कहा कि दोनों इंटरसेप्ट कर लिए गए थे और हमारे यहां जो लिंकन जहाज था उसके ऊपर कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन कल उसको मानना पड़ा कि यह हमला हुआ और कहा यह गया कि इस हमले का हम बदला लेंगे। और आज यमन के ऊपर लगातार बम बरसाया जा रहा है, जबकि अमेरिका के तमाम एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब केवल डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन हो सकता है। यमन को कंटेन करना मुश्किल है और डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन एक लाइन का है। एक छोटी सी चीज से मिडिल ईस्ट में शांति हो सकती है। इजराइल को हथियार भेजना बंद कीजिए, उसको कहिए गजा से अपनी सेना हटाए और गजा में पुनर्निर्माण का जो काम है, रीबिल्डिंग का काम है, वो शुरू कीजिए। जितना तबाह हुआ है गजा, उसको फिर से बनाना शुरू कीजिए। वहां पे जंग बंद कराइए। हिजबुल्लाह से भी जंग बंद हो जाएगी, ईरान से भी जंग बंद हो जाएगी, हूथी से भी जंग बंद हो जाएगी और वहां सब कुछ शांत हो जाएगा। सिर्फ इतना सा करना है, लेकिन इतना सा नहीं कर सकते हैं। भले उसके लिए खरबों खरबों के बम गिराइए, सैकड़ों लोगों को मार डालिए, कितने लोगों को बेघर कर दीजिए। अमेरिका के भूखे नंगों के लिए आपके पास पैसा ना बचे, लेकिन गजा के लोगों को आप राहत नहीं दे सकते हैं। यह है अमेरिकन पॉलिसी, कहना चाहें अमेरिकन पॉलिसी, अमेरिकन दोगलापन कहना चाहें अमेरिकन दोगलापन। और इसके साथ खड़े हैं यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात से लेकर ढेर सारे अरब नेता और भी बहुत सारे लोग जिनको लगता है कि सब चंगा है। लेकिन जिस तरह से ये चीजें बढ़ रही हैं, आज नहीं कल सबके लिए खतरा होने वाली है। सारी दुनिया के सर पे मंडरा रहा है तीसरे वर्ल्ड वार का खतरा। और अगर खाड़ी को कंटेन नहीं किया गया, सीज फायर्स लागू नहीं किए गए, तो अमेरिका फर्स्ट छोड़िए, इजराइल फर्स्ट छोड़िए, इन दोनों के लिए अपने वजूद को बचाना और अपनी सरपरस्ती, अपना जो नंबर 1 जो एक पहनकर ताज बैठा हुआ है अमेरिका, उसको बचाना बेहद मुश्किल होगा। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर इस तरह का वार होता है तो सबसे मुश्किल होगा इंसानियत को बचाना। अब दुनिया किस तरफ जाती है, चीज़ें किस तरफ बढ़ती हैं, जैसे जैसे जो होगा मैं जैसे अपडेट करता हूँ। 5 बजे रोज़ शाम को हमारा ये अपडेट आता है, ये अपडेट लगातार आता रहेगा। आप जुड़े रहिए हमसे। अगर आपको लगता है कि ये काम का वीडियो है तो अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक पहुँचाइए। अगर आपको लगता है कि आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो पिन कमेंट खोल कर देख सकते हैं, हमारा जो डिस्क्रिप्शन है उसको खोल के देख सकते हैं। जितनी ताकत के साथ आप हमारे साथ खड़े होंगे, जितनी ताकत के साथ आप हमारे साथ खड़े होंगे, उतनी ही ताकत के साथ हम भी हमेशा हक की आवाज उठाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।